जिसके अंदर पूंछ पाए जाते हैं, और एन्यूरा मतलब वयस्क अवस्था के अंदर इसके अंदर पूंछ अनुपस्थित होते हैं। इसमें इक्थियोफिस, सैलामेंडर, न्यूट्स, फ्रॉग और टोड की हम बात इसके अंदर करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं आपके रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया मतलब हम बात करते हैं रेप्लम, और रेप्लम का मतलब है रेंग कर चलने वाले। तो ये ऐसे जंतुओं का वर्ग है जिसके अंदर जंतु रेंग कर चलते हैं। मतलब रेंग कर चलने से मतलब कि जो इनका उदर है वो चलते समय पृथ्वी की सतह से टकराता हुआ चलता है। जैसे इसके अंदर हम फेमस एग्जांपल की बात करें, ये थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम बात करेंगे रेप्टिलिया के विस्तृत क्लासिफिकेशन की। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर बात कर देता हूं कि रेप्टिलिया का जो आगे का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया जाता है कि इसके कपाल में टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल छिद्र उपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते, और उपस्थित होते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। इस आधार पर हम इसको पांच सब क्लासेज में हम बांटते हैं, एनेप्सिडा, डायप्सिडा, पेराप्सिडा, यूरिप्सिडा। इस टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। पहली चीज तो कि रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला रेप्टिलिया ऐसे जंतुओं का समूह है जो रेंग कर चलते हैं। दूसरा, रेप्टिलिया क्लास का आगे का डिवीजन किस आधार पर करते हैं कि उसकी करोटी के अंदर टेम्पोरल छिद्र उपस्थित होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। रेप्टिलिया का अध्ययन हम करते हैं हर्पेटोलॉजी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, रेप्टाइल्स का हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल इसमें सबसे ज्यादा स्नेक्स के बाद में हम इसमें बात करते हैं लिजार्ड्स की। लिजार्ड्स के बाद में हम इसमें बात करते हैं टुआटारा की, जिसको आप स्फिनोडोन भी कहते हैं, स्फिनोडोन पंक्टेटम। उसके अलावा हम इसके अंदर बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल्स के अलावा हम इसमें बात करते हैं आपके टोर्टोइजेस की, और विलुप्त एक्सटिंक्ट डायनासोरस की भी हम इसके अंदर बात करते हैं। तो ये हमने बात की आपके रेप्टाइल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एवीज की। एवीज मतलब ऐसे जंतुओं का वर्ग है जो क्या है, उड़ने के अंदर दक्ष होते हैं। इसी कारण इनको यंग ने मास्टर ऑफ फ्लाई कहा था, एवीज। और एवीज के अंदर हम बात किसकी करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, एवीज की जो स्टडी होती है वो स्टडी हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे यंग। यंग द्वारा इनको मास्टर ऑफ फ्लाई, उड़ने में दक्ष है, ये संज्ञा दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट और थे टी.एच. हक्सले। टी.एच. हक्सले द्वारा इनको कहा गया ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये हम बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर एवीज की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एवीज को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बात करते हैं आर्कियोनिथीस, और एक हम बात करते हैं नियोनिथीस। दो भागों में बांटते हैं। आर्कियोनिथीस में फेमस एग्जांपल आप पढ़ते हो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, और इस आर्कियोप्टेरिक्स को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज। मतलब पक्षियों व सरीसृपों के बीच की योजक कड़ी हम इसको कहते हैं। इसकी जो सबसे पहले इसके जीवाश्मों की खोज की थी, वो खोज कहां पे हुई थी, जर्मनी में एक बोवेरिया नामक स्थान था। उस जर्मनी के बोवेरिया नामक स्थान पर इसकी खोज की, और खोजकर्ता का नाम क्या था, एंड्रियास वेगनर। और ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें आर्कियोनिथीस। आर्कियोनिथीस में हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें। आर्कियोप्टेरिक्स को हम कह रहे हैं कि यह
सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजना है। मतलब इसके अंदर सरीसृपों के लक्षण भी मौजूद है और इसके अंदर पक्षियों के लक्षण भी मौजूद होते हैं। उसके बाद में हमने बात की इसके जीवाश्म सर्वप्रथम किस स्थान से, जर्मनी के बोहेरिया नामक स्थान से प्राप्त किए गए और प्राप्त किसके द्वारा किए गए, एक वैज्ञानिक थे, जीवाश्म वैज्ञानिक थे एंड्रियास वेगनार, उनके द्वारा इसके जीवाश्म प्राप्त किए गए। अब सेकंड जो हम बात करें नियोनिथीज, और नियोनिथीज को हम पुनः 4 भागों के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडेंटोग्नेथी की हम बात करते हैं, इम्पेनी की बात करते हैं, रेटिटी की बात करते हैं और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कैरिनेटी की। ओडेंटोग्नेथी मतलब ऐसे पक्षी थे जिनके अंदर दांत, ओडेंटो दांत पाए जाते थे चोंच के अंदर। ये समूह क्या हो चुका है आपका, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट इम्पेनी, इम्पेनी के अंदर कैसे जंतु है जो एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में हम किसकी बात करते हैं, पेंगुइन की हम बात करते हैं, स्फेरिस्कस की हम इसके अंदर बात करते हैं, पेंगुइन की। रेटिटी, रेटिटी के अंदर हम कौन से पक्षियों की बात करते हैं, जो उड़ने में सक्षम नहीं है, मतलब जो फास्ट रनर है, तेज दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल किस बात कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसके अंदर ऑस्ट्रिच की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम कीवी की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम कैशोवेरी की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम रिया की बात कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल किसके, इसके अलावा हम एमो की बात कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके पक्षी हैं वो पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है, ये फास्ट रनर है, मतलब ये तेज दौड़ सकते हैं। तो जो उड़ने में सक्षम नहीं है उन जंतुओं को हम किस में रखते हैं, रेटिटी में रखते हैं। और जो मॉडर्न बर्ड है, मॉडर्न बर्ड मतलब जो उड़ने के अंदर दक्ष हैं, उनको हम किसके अंदर रखते हैं, आपके कैरिनिटी के अंदर रखते हैं। तो ये बात हम करते हैं आपके एविज की, ठीक है। तो एविज के अंदर हमने बात की बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी, यंग ने मास्टरोफ्लाई का, टीएच एक्सले ने ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स का। इसको हमने 2 भागों में बांटा, आर्कियोनिथीज के अंदर, नियोनिथीज के अंदर। आर्कियोनिथीज में हमने एग्जांपल की बात की आर्कियोप्टेरिक्स की, और नियोनिथीज को हमने अगेन क्लासिफाई किया ओडेंटोग्नेथी में, इम्पेनी में, रेटिटी में और कैरिनेटी में। ओडेंटोग्नेथी में हमने ऐसे पक्षियों की बात की जिनकी चोंच में दांत उपस्थित थे, जबड़े उपस्थित थे। इम्पेनी में हमने एक्वेटिक की बात की जिसके अंदर स्फेरिस्कस, पेंगुइन की बात की। रेटिटी में हमने ऐसे पक्षियों की बात की जो उड़ने में सक्षम नहीं थे, मतलब वो तेज दौड़ सकते थे। और कैरिनिटी में हमने ऐसे पक्षियों की बात की जो उड़ने के अंदर क्या थे, आपके सक्षम थे, उनको हमने कैरिनेटी समूह के अंदर रखा। सबसे लास्ट जो आपका वर्ग है उसकी हम बात कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं मैमेलिया। सबसे लास्ट वाली क्लास है आपकी मैमेलिया। अगर मैमेलिया की स्टडी की बात करें तो मैमोलॉजी, मैमल्स मतलब ये ऐसे जंतुओं का समूह है जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। और इस मेमरी ग्लैंड के पाए जाने के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, मैमेलिया कहते हैं। और मेमरी ग्लैंड क्यों पाई जाती है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड के माध्यम से अपने नवजात शिशुओं को पोषण प्रदान करते हैं, इस कारण इनको हम क्या कहते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, इनके शरीर के ऊपर पिलेज, रोमावरण, इनके शरीर के ऊपर बालों का आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिलेज कहते हैं, इसको रोमावरण कहते हैं। मेमेलिया को हम ज्यादा आगे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमें आउटलाइन की बात करनी है मेमेलिया की। तो मेमेलिया को हम 2 इंफ्रा क्लासेस के अंदर हम बांट रहे हैं इसको। एक हम बात कर रहे हैं प्रोटोथीरिया और एक हम बात करें इसके अंदर थीरिया। थीरिया से मतलब होता है बिस्ट, बिस्ट का मतलब एनिमल्स, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बिस्ट, प्रिमिटिव एनिमल्स क्या कहलाते हैं आपके, प्रोटोथीरिया। मैमल्स में भी सबसे प्रिमिटिव, और इसको एक ही ऑर्डर के अंदर हम बांटते हैं और उसका नाम है मोनोट्रीमेटा। मोनो सिंगल, ट्रीमेटा ओपनिंग, मतलब
इनके अंदर सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, मोनोट्रीमेटा। सिंगल ओपनिंग का मतलब कि इनके अंदर क्लोएका पाई जाती है, क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है। मतलब इनके अंदर मूत्र छिद्र और मल छिद्र अलग अलग न होकर उभनिष्ठ होते हैं, सिंगल छिद्र होता है। उस सिंगल छिद्र के माध्यम से ये मूत्र व मल का निष्कासन करते हैं। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, मोनोट्रीमेटा कहते हैं। और उस मोनोट्रीमेटा में एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक्टिडीना, एक्टिडीना की हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, और इस एक्टिडीना को हम कहते हैं स्पाइनी एंट ईटर। कई बार एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एक बार आईएएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्टिडीना किस वर्ग का समूह है, मेमल्स का है। या ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे स्तनधारी का नाम बताओ जो अंडे देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, मेमल्स के अंदर, कि सभी मेमल्स कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। मतलब सभी मेमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन जो प्रोटोथीरिया के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, वो अंडज होते हैं, अंडे देने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए अंडे देने वाले स्तनी का नाम, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिडीना, डकबिल्ड प्लेटिपस या स्पाइनी एंट ईटर। और किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोटोथीरिया। नेक्स्ट हम बात करें थीरिया की। थीरिया को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक हम बात करते हैं मेटाथीरिया की, और एक हम बात करते हैं आपके यूथीरिया की। मेटाथीरिया मतलब ये बीच वाले हैं, न तो ये वेल डेवलप्ड है न ये प्रिमिटिव है, ये बीच वाले हैं, मेटा बीच वाले हैं ये। और इस मेटाथीरिया के अंदर हम एक ही गण की बात करते हैं और उस गण को हम कहते हैं मार्सुपिएलिया। ये ऑर्डर है इसका, मार्सुपिएलिया। मतलब ये ऐसे एनिमल्स का समूह है जिनके अंदर क्या पाई जाती है, मार्सुपियम नामक उदरधानी पाई जाती है। एक एब्डोमिनल पाउच पाई जाती है, इसके उदर के बाहर एक थैली पाई जाती है। और उस थैली के अंदर कौन रहता है, इमेच्योर यंग वंस। मतलब कि जो इसके अंदर बच्चा जन्मता है, जरायुज कंडीशन है, लेकिन वो बच्चा किस रूप में जन्मता है, इमेच्योर अवस्था में जन्मता है। इस कारण इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, ओवो विविपेरस होती है। अंड जरायुज कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। बच्चे का जन्म तो होता है, लेकिन बच्चे का जन्म किस रूप में होता है, इमेच्योर अविकसित रूप में होता है। और अविकसित बच्चा पुनः कहां चला जाता है, मादा की उदरधानी के अंदर चला जाता है, जब तक ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हम इसकी बात कर सकते हैं आपके कंगारू, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कोआला, बेयर की हम बात इसके अंदर कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल की हम बात इसमें करेंगे आपके मेटाथीरिया में। और सबसे लास्ट में हम बात करें यूथीरिया, वेल डेवलप्ड डिस्ट। और इसको जब हम आगे क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं 16 ऑर्डर के अंदर, 16 गणों के अंदर हम इसको आगे क्लासिफाई करते हैं। तो ये 16 गण, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने बात की थी आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की आज के लेक्चर में। आशा है कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बना रखा, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास में शेयर करें। और जो इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है और आयुक्तालय के द्वारा ये आदेश हुआ है कि आप घर रहकर अपना अध्ययन करेंगे, तो लगातार अपना निरंतर अध्ययन करते रहें। और ये जो भी आपके वीडियो डाले जा रहे हैं, वीडियो से आप अपनी पढ़ाई के दौरान हेल्प ले सकते हैं। और आगे हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ में वापस आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप पे नेक्स्ट लेक्चर में।